ठीक है, तो हम लोग का थोड़ा सा टॉपिक बच गया था उसमें का, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, मैटर एंड प्रॉपर्टीज में बस लास्ट ही टॉपिक बचा था। हम लोग ये देख लिए थे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं। ये सारा कुछ हो गया था। उसमें किसी कोई दिक्कत बोलो। नहीं है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर एज अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सुपर कंडक्टर को परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करा जा सकता है। सुपर मटेरियल क्या होता है, सुपर कंडक्टर सबको पता है, बोलो यस सर। क्या होता है ये। सो बहुत जब लो टेम्परेचर पे मर्क्यूरी को रखते हैं तो वो रेडिएशन जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी जो है 4.3 या कुछ टेम्परेचर पे, 4 के आसपास टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो लो टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस खो देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर खो दिया यानी कि उसमें हीट लॉस जीरो होने लगा। ठीक है, जितना करंट हम पास कर रहे हो वो लॉस ही नहीं होगा, हमारे लिए फायदा है। खैर, तो इसे हम परफेक्टली डायमैग्नेटिक की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लें कि इधर की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा सुपर कंडक्टर मटेरियल है, और इसका टेम्परेचर हम इतना लो कर रखे हैं कि सुपर कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एडी करंट डेवलप होता है और उसकी वजह से जो है अपोज करता है इस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटाइजेशन होगा और इस तरीके का हमें दिखेगा कि ये अपोजिशन शो करता है। ठीक है, यानी कि हम स्मॉल स्मॉल एटम के अबाउट ये करंट दिखा रहे हैं और ये मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहे हैं, इस जो एरो से दिखा रहे हैं अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, और करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं गोल से। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का होता है वो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, पहले से रेजिस्टेंस तो जीरो है ही, मैग्नेटिक फील्ड भी टोटल जीरो हो जाता है इस इंडक्शन की वजह से। यानी कि बोल सकते हैं एट सेम टाइम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड inside superconductor becomes zero। ठीक है, सुपर कंडक्टर में क्या होता है, कैसे जीरो हो जाता है, इस इफेक्ट को बोला जाता है मेजनर इफेक्ट। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर सुपर कंडक्टर है उसे हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा हो सकता है कि, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना भी हो सकता है। अब वही करंट जितना भी इंड्यूस हो रहा है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहरी है उसे कैंसिल आउट कर दे रहा है, कंडक्टर की तरह। कंडक्टर के केस में ऐसा ही था कि कंडक्टर को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता था कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर का है। तो अगर ऐसा दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो है हमें अपोज करता हुआ दिख रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये लिखे हैं सुपर कंडक्टर एज अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा अपोज कर रहा है कि जितना बाहरी था उतना ही इंड्यूस भी हो रहा है।
यानी कि अगर यहाँ पे हम बी इंड्यूस बोले तो कितना होगा, बी नॉट के बराबर, यानी कि अंदर में अगर किसी पॉइंट पे बी नेट लिखते हैं तो 0 हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रेजिस्टेंस चूंकि 0 हो चुका है, तो करंट कितना भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट हो सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे तो इस वजह से इसमें इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि ये बाहरी इफेक्ट को खत्म कर दे, ठीक है। सब इसके लोग इसे बाद है बी इंड्यूस्ड बोलना सही रहेगा। हाँ, सो बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस ही बोला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड को ये, भी इंडक्शन से रिलेट हाँ करते हैं तो इंडक्शन ही बोला जाता है, हाँ आपस में दोनों। ठीक है। तो हाँ, तो इनसाइड का है तो ये बात समझना है कि हाँ अंदर के जो इंडक्शन हुआ है उससे हम बात कर रहे हैं, बाहर वाले को हम एक्सटर्नल या बी नॉट लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज यस को सर। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हैं, बाहर वाले को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट जो है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ये क्या है? तो इसे हम बोलते हैं फेनोमेना। हिस्टैरिसीस की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। हिस्टैरिसीस क्या है? इट इज फेनोमेना in which the value of physical quantity lags behind the cause by which it is changing। ठीक है, हिस्टैरिसीस हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ऐसा फेनोमेनन को बोलते हैं जिसमें कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हम जिस वजह से भी उसे चेंज कर रहे हैं तो उससे वो पीछे छूट जाए, यानी लैग बिहाइंड रहे, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कि हिस्टैरिसीस है। तो यहाँ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की हम लोग बात करेंगे। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर देख रहे हैं, ठीक है, फेरो सर थोड़ा मैग्नेटिक ऊपर कीजिए ना। मटेरियल हो गया, हाँ बस। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, तो हम फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अंदर का मैग्नेटिक इंडक्शन था वो बढ़ रहा था, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो था वो बढ़ रहा था। तो वही हम इसमें कर्व बना रहे हैं, कर्व से ही समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इधर हम बोल रहे हैं एच और इधर बोल रहे हैं आई। एच क्या है? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। आई जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जो कि इनसाइड द मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या पाते हैं इसमें कि अगर हम धीरे धीरे जैसे जैसे अगर हम एच को बढ़ाए, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाएं, ये क्या है हमारा, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। ये इनसाइड में जो था वो है, अंदर में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी था मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ बढ़ेगा। हम लोगों ने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ऐसा आता है फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। हम अगर बढ़ाते जाएं, एच बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, हमेशा बढ़ते रहेगा या किसी मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो हाँ मटेरियल है तो इसका कुछ ना कुछ लिमिटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उसके आगे ये इंड्यूस नहीं हो सकता है, यानी कि इसमें जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो इससे ज्यादा एक लिमिटिंग पावर के बाद नहीं होगा। तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू हम एच नॉट तक बढ़ाए, तो ये जो
आई नॉट तक ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसे बोल रहे हैं कि किसी वैल्यू आई नॉट तक बढ़ रहा है। इसके बाद यानी कि हम यहाँ से ओ से चले यहाँ ए तक आ गए। ठीक है, ये चीज हुआ, यानी कि हम जैसे जैसे एच को इंक्रीज कर रहे हैं आई भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पॉइंट ओ से ए तक इंक्रीज करता गया। ठीक है, अब जैसे ही हम एच नॉट तक पहुंचे उसके बाद अगर बढ़ा रहे हैं तो आई नॉट का वैल्यू उतना ही रह रहा है, आई नॉट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सेचुरेशन। ये जो पॉइंट है ये सेचुरेशन हो गया, यानी कि मटेरियल जो है मैग्नेटिक सेचुरेशन में पहुंच गया है। यानी कि इस स्टेट में हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल इज एट मैग्नेटिक सेचुरेशन। ठीक है, यानी कि ऐसा जो लाइन पॉइंट आ रहा है कि जब हम एच को बढ़ाएं तब भी आई का वैल्यू ना बढ़े तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक सेचुरेशन है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक सेचुरेशन हो गया। इस पॉइंट के बाद अगर हम एच बढ़ाते हैं तब भी आई का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि धीरे धीरे एच का वैल्यू अब फिर घटाना शुरू करते हैं। तो घटाना शुरू करेंगे तो हमें ये दिखता है कि ये जो हमारा आई का वेरिएशन है वो इसी पाथ को फॉलो नहीं करता है बल्कि ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ऐसा कुछ पाथ आएगा, यानी कि जब हम एच को फिर घटाना शुरू कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से एच नॉट से जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा घटते घटते आएगा यहाँ तक। यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड पूरा जीरो कर दिए हैं तब भी इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रह रहा है। यानी कि अगर इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं तो ओ भी जितना मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसमें रह रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है इसके अंदर रह रहा है, यानी कि पूरी तरीके से जीरो नहीं हो रहा है। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसमें से अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तब भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है उस मटेरियल, जैसे आयरन निकल ये सब की बात किए थे। तो वही चीज यहाँ दिख रहा है कि जब हम इस एच को घटाते घटाते जीरो कर दिए तो इसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी था वो यहाँ से घटते घटते बी पे आया, वो जीरो नहीं है। तो अगर हमें जीरो करना है तो इस एच का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा और उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वैसे अगर चेंज करके बढ़ाएंगे तो ये जो है ऐसा आता है, एक पॉइंट पे जीरो होता है और बढ़ाते जाएं तो इसमें ऐसा मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा फिर से कितना पे आएगा, तो माइनस एच नॉट पे आएगा। माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलेंगे कि डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ से चले इस पॉइंट पे हमें जीरो मिला, फिर और अपोजिट डायरेक्शन बढ़ाते गए तो यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट मिला। सेचुरेशन पॉइंट फिर से हमें आई नॉट ही मिला होगा। अगर हम फिर से इसे बढ़ाना शुरू करते हैं इसको, तो बढ़ाएंगे तो इसके में भी ऐसा कुछ मिलेगा और ये ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इस कर्व को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, जैसे जिस भी चेंज की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो पीछे रह जा रहा है, यानी कि हम एच को जीरो से बढ़ाना शुरू किए थे तो आई जीरो से बढ़ना शुरू किया, यानी कि ओ से ए तक गया। लेकिन जब हम एच को घटाना शुरू किए और एच नॉट से जीरो आए तो ये जो है ए से बी तक आया। ठीक है, फिर और निगेटिव में यानी कि हम डायरेक्शन चेंज करके बढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो बी टू सी पे जब आया तो वहां पे आई जीरो हो रहा है। ठीक है, फिर और हम बढ़ाते गए तो उसमें भी फिर से हमें सेचुरेशन पॉइंट मिल रहा है। फिर अगर हम वहां से इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो इस तरीके का हमारा कर्व मिलता है। तो ये जो चीज है, ये जो कर्व मिला इसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैग्नेट का है तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप होगा।
ठीक है। यहाँ पे ये जो ओबी है, यानी कि ओबी जो दिख रहा है, यानी कि ये जो है, जब एच को हम जीरो ला दिए हैं उसके बाद भी मैग्नेटाइजेशन रह रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर पा रहा है इस चीज से पता चल रहा है। जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड वो हटाने के बाद भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ये जो ओबी लेंथ है ये हमारा रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका इंटेंसिटी अगर वहां पे बोले कि आई अगर कुछ इंटेंसिटी होगा तो उसे हम लोग रिमेनेंस या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट या फिर व्हेन ऐसे लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन when h is equal to 0 is called रेमेनेंस। ठीक है, रेमेनेंस बोलते हैं या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, रेमेनेंस या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और जो भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कि कितना जो है रिटेंसिव हो सकता है। ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है इसे हम लोग और बोल सकते हैं मैग्नेटिक इनर्शिया। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इनर्शिया भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है। ठीक है। अब इंटेंसिटी को हम लोग अगर पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते हमें दिख रहा है कि सी वैल्यू पे जाके जीरो हो जा रहा है। ठीक है। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ओसी, ओसी की तरफ जितना हमें जरूरत पड़ा है, यानी कि ओसी अगर हम फिगर में देखें तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोएरेसिटिविटी, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लग रहा है, इसे हम बोलते हैं कोएसिविटी। ठीक है, यानी कि इतना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो भी रिटेंटिविटी था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम पीछे की तरफ इंक्रीज करते जाते हैं तो फिर से वो एक पॉइंट पे आएगा, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि फिर से सैचुरेशन लेवल आ गया, फिर से बढ़ा रहे हैं तो ऐसा ही चलता रहेगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। इस कर्व को हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप या फिर आई एच कर्व। ठीक है, हिस्टेरिसिस लूप या फिर आई एच कर्व, इन दोनों में से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है। और एरिया अंडर दिस कर्व रिप्रेजेंट्स this curve is proportional to net energy absorbed per unit volume।
यानी एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है बाय द मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन करते वक्त एक पूरा कंप्लीट लूप हो रहा है, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व देगा हमें, वो देगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इसका जो नेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि नेट एनर्जी डेंसिटी के जो है प्रोपोर्शनल होगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक कर्व है, इसमें से दो कर्व दिया है, इससे कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। ठीक है, दो कर्व दे रखा है, इस तरीके का कुछ। ठीक है, ये जो बोल रहा है ये सॉफ्ट आयरन के लिए है, और ये जो है स्टील के लिए है। ठीक है, दोनों कर्व को देख के हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है ये हमें बताना है। बोलो क्या क्या कंक्लूजन है। पहला, सॉफ्ट आयरन का सैचुरेशन सॉफ्ट आयरन लेवल आई है। हल्का सा ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसमें हाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहता है, लेकिन फिर उसको कम कर देने से वो तुरंत जीरो पे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन अगर हम यूज करते हैं तो तुरंत ही वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जा रहा है, और जैसे हम रिमूव कर रहे हैं तो थोड़े से कोर्सिटिविटी में ही पूरा मैग्नेटाइजेशन वो लूज भी कर दे रहा है। ठीक है, तो जैसे पढ़े थे कि सोलेनोइड ये सब या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो उसके अंदर जो हम लोग पुट करते हैं कोर, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यस हमें सर। समझ में आ रहा है कि सॉफ्ट, सॉफ्ट आयरन तो वही बोलना, अच्छा परमानेंट बोल दिए, सॉरी, मैनमेड मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम बनाते हैं तो उसमें जो कोर यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। तो रीजन यही है कि उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है हमें दिख रहा है कि अगर हम उसे अंदर पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज तो कर ही दे रहा है खुद मैग्नेटाइज होकर। दूसरी बात कि अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं तो ये तुरंत से जीरो भी हो जा रहा है, यानी थोड़ा सा कोर्सिटिविटी पे ही ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो दे रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो उल्टा में भी जल्दी ही ये क्या बोलते हैं, सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जा रहा है। वही स्टील की बात कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा हो रहा है, और जो कोर्सिटिविटी है वो भी इसमें ज्यादा रह रहा है। ठीक है, तो एक तो हम ये बोल सकते हैं सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज लेस HN and less magnetic magnetizing field is saying, ठीक है, and on removing मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है,
ठीक है, रिटेंटिविटी ज्यादा है और कोर्सिविटी कम है। सेकेंड हमें क्या दिख रहा है, एनर्जी के बारे में एनर्जी हम पर क्या कर यूनिट, सकते हैं। हाँ, सॉफ्ट आयरन का एनर्जी कम है पर यूनिट एनर्जी पर बोले, डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली। सॉफ्ट आयरन का क्या है, कम है। इज लेस। ठीक है, लेस से दिस इंप्लाइज दैट कि जो लॉस होगा वो भी कम होगा, यानी कि लेस यस दिस इंप्लाइज दैट कि अगर हम सॉफ्ट आयरन का केस की बात करेंगे तो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस इन सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो हमें ये चीज दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर्व अगर देख के हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले में एक बार जाके एनसीईआरटी में सब चीज लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेना है। अभी पढ़े थे कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो उसे पूरा पढ़ लेना है, और जो समझ में ना है उसे पूछ लेना है। लास्ट में थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी दे रखा है, तो उसे भी रीड कर लेना। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं अब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे EMI। ठीक है, AMI मत पढ़ना, EMI। EMI क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम क्या समझते हैं, इस टॉपिक में आखिर क्या पढ़ना है। तो हम लोग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस मैग्नेट जिसे बोलते हैं, उससे हमें मिल सकता है, या फिर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, उसके आसपास में हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, यानी कि करंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। दूसरी चीज कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। और लास्ट में हमने देखा कि अगर कोई कोई मटेरियल है उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो रहा है। ठीक है, और वहाँ एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। खैर जो भी था, इस चैप्टर में क्या होगा कि हम उसका उल्टा सोचने का कोशिश करेंगे। उल्टा इन द सेंस कि हम लोग वहां पे देखें कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास कॉइल है, तो क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल पे कुछ ऐसा करें, जैसे कोई भी कंडक्टर ही है, क्लोज सर्किट बना रहा है, उसे अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस करके देखें तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बारे में बात करेंगे। तो शुरू शुरू में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कैसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप उन्होंने लाया। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि लूप है, इसे हम अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, लेट्स से कि इसमें कुछ पार्ट अंदर ही है, ऐसा हम किसी कांस्टेंट स्पीड से ही अंदर ले जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस दिखा कि अगर हम इस लूप को अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर्स के लगे हुए हैं 4, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, और इस चीज को अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है इसके अंदर ले जाया गया, तो हमें मिला कि इसमें से कुछ ना कुछ करंट बहा, यानी गैल्वेनोमीटर अगर लगाए रहते तो उसमें डिफ्लेक्शन होता। यानी कि पहला केस ये दिखा कि इस लूप को जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहे थे तो ले गए तो करंट हमें मिला। दूसरा केस कि जब ये लूप
पूरी तरीके से अंदर था और ये कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा था, तो इस केस में उन लोगों को करंट नहीं मिला। ठीक है, जैसे जैसे अंदर था उस समय मूव करा रहे थे फिर भी करंट नहीं मिला। थर्ड केस में कि अगर इसे हम थे तब भी इसमें करंट मिला। तो ऐसा क्या चीज हो रहा है कि दो केसेस में करंट मिला और सेकंड बीच वाले केस में करंट नहीं मिला। तो लोगों ने यहाँ पे ज्यादा गौर किया, दिमाग लगाया, तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिली। एक तो देख रहे हैं कि जो हम अगर इस लूप का एरिया माने तो जैसे जैसे अंदर ले जा रहे हैं तो इस एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ दिख रहा है। सेकेंड केस में जितना मैग्नेटिक फील्ड था उतना ही रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जितना फील्ड लाइंस उसमें था, यानी कि फील्ड लाइंस से चेंज होते हुए। लेकिन फर्स्ट केस की अगर हम बात करें और थर्ड केस की बात करें तो इन दोनों केसेस में हमें दिख रहा है कि जो गिवन एरिया है उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं पास जो कर रहे हैं वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं, वेरी करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर जो है लोगों ने इसमें अपना थ्योरी दिया कि हाँ भाई ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हो रहे हैं इस लूप से चेंज कर रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। तो उस चीज को हम लोग एक नया टर्म देंगे, एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो उसको हम क्या टर्म दे सकते हो? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वही चीज है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट जनरेट हो रहा है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? in which current produced in a loop is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऐसा फिनोमेना जिसमें अगर कोई लूप दे रखा है उससे फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है और उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे करंट प्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस एडी करंट। is called induced current। ठीक है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट। हम जानते हैं कोई सा भी लूप है अगर करंट है तो जरूर कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा, कुछ ना कुछ यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा। ठीक है, यानी कि दिस करंट is due to some potential difference in the loop। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लूप में होगा विच इज नोन एज, क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यानी कि कोई भी लूप है उसमें अगर हम बोल रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो जरूर उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा और कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्रिएट हो रहा है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें भागेंगे, तो इसे हम बोल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, एंड प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब
फ्लक्स पढ़ना है तो फ्लक्स के लिए थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना होता है। तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े ही हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सबको पता है। तो हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स पे जाते हैं। तो हम लोग ये सारे चीज कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा। तो सब फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक फ्लक्स है उसे जानना है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा नहीं है तो हम इसे फाई से लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों हो तो उसको फाई ई और इसे फाई बी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लक्स क्या डिफाइन करेंगे, बोलो, तुम्हें लोग बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब ठीक है, मैग्नेटिक के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही होंगे क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, बी डॉट ए, ई डॉट के। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि बी ए कॉस ऑफ थीटा हो सकता है। एरिया वेक्टर हम कैसे लेते थे याद ही है, ठीक है। एरिया अगर क्लोज सरफेस रहेगा तो बाहर वाला, ओपन सरफेस है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ये क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसे ही हम लोग बोलते हैं वेबर, ठीक है। इसीलिए हम टेस्ला पहले बोलते थे कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट लिखना होगा हम क्या लिखेंगे, वेबर, ठीक है, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए। ए वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस बोल रहे हैं, फटाफट तुम लोग बोलते जाओ। पहला क्या होगा, ऐसा हमारा एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा ले सकते हैं। तो यस दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो जीरो फाई क्या आएगा, बी इंटू ए। ए बी। सेकेंड ऐसा ले सकते हैं हम कि डायरेक्शन हम उल्टा कर दें, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोले कि ऊपर ही है, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसमें थीटा हमें 0 डिग्री दिख रहा है, इसमें थीटा कितना दिख रहा है, फाई 180। तो इसमें यस फाई क्या हो जाएगा, माइनस बी ए। ठीक है। थर्ड ऐसा दे रखा है, ये हमारा प्लेन है, एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर बोल रहे हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है इतने एंगल पे ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। और एरिया वेक्टर तो होगा तो इधर से सब परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, थीटा नहीं बोलते, अल्फा बोलते हैं। तो इसमें ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस अल्फा, फाई टू यस सर। ठीक है।
यानी कि अगर हम इसे थीटा बोलते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी कि थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, और इसमें जो होता है कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। फोर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो इसमें जो हम दोनों के बीच का एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, थीटा। यस सर। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है, यस सर। 180। ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल में कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? लेस देन 0। तो फाई क्या होगा इस केस में? नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग पहले से जानते हैं। एक लास्ट केस रह गया है, कौन सा? अगर बी ये एंड हमारा एस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो, यानी कि हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे ऐसे पास कर रहे हैं, तो इसमें एरिया वेक्टर हमें दिख रहा है कैसा? इससे परपेंडिकुलर है, तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा? 0। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि 0। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ग्रेज करता हुआ चला जा रहा है, एक भी फील्ड लाइन जो है कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं फ्लक्स 0। ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलो। फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए। सिग। ठीक है, एरिया के चेंजिंग विथ एरिया अगर हम कहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट डी ए। यस सर। ठीक है, ये चीज आएगा, यानी कि हमें फ्लक्स देगा। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखें इंटीग्रल बी डॉट डी ए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज लूप। सरफेस। क्लोज लूप का। इसका वैल्यू बता सकते हो कितना होगा? हम्म कॉस लॉ में दिया हुआ है। सर मीनो डाई। हम्म नहीं, हम क्लोज लूप बोल रहे हैं। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल की बात की जा रही है। अगर हमें कोई भी एक सरफेस ऐसा दे दिया जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, और ऐसा दे दिया, तो बताओ कि कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा अंदर से बाहर की तरफ चारों तरफ निकलता हुआ मिलेगा क्या? कैसा ही मिलेगा? अगर कुछ बाहर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। तो अगर हम देखते हैं अंदर में, तो अंदर में अगर हमें दिखेगा कि जितना फील्ड लाइंस जो है आउटगोइंग होगा उतना ही इनकमिंग भी होगा। होगा। यस तो अगर हम क्लोज्ड के लिए लिखे तो इसका वैल्यू क्या हमें? कांस्टेंट। 0 मिलेगा। यस सर। ठीक है, यानी कि फॉर क्लोज लूप टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप फॉर्म करता है। ठीक है, तो कोई सा भी अगर क्लोज लूप लिए हैं तो उसमें जितना फील्ड आया होगा उतना ही बाहर गया होगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि हम कभी भी मोनोपोल में हम किसी मैग्नेट को नहीं रख सकते हैं, जब भी होगा तो डाइपोल में ही होगा। तो अब किसी के मन में ऐसा अगर आ रहा हो कि ये हमारा लूप हो गया, हम ऐसा मैग्नेट को रख दे कि इसका नॉर्थ अंदर रहे साउथ बाहर रहे, तब भी क्या दिख रहा है हमें कि नॉर्थ से जितना निकलेगा क्या साउथ से बाहर मैग्नेट से होते हुए अंदर उतना जा रहा है? जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो हमेशा जो है ये
क्लोज लूप फॉर्म करता है, इस वजह से ये जो है हमेशा जीरो है, जिसे बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, डिसिम्पलाइज्ड कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप से अगर हम टोटल क्लोज सरफेस लूप नहीं, सरफेस इज जीरो, ठीक है, बिकॉज क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप फॉर्म करता है तो जितना अंदर गया होगा उतना ही बाहर आया होगा, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जीरो हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस होगा हमेशा जीरो होगा, ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? वो सर No, sir. तो हमें दे रखा है लॉन्ग सोलेनोइड, जिसमें एन और आई दे रखा है, स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ लेंथ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एन ए रिप्रेजेंट करता है, बोल रहा है कि ये हमारा सोलेनोइड हो गया, बहुत लंबा सोलेनोइड है, ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि इसमें करंट जो है ऐसे बह रहा है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये इसका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस से एक ऐसा सरफेस लिया गया है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो है R2, एंड एक सरफेस लिया गया है अंदर में जिसका रेडियस है R1, तो दोनों सरफेसेस से हमें फाइंड करना है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, तो बोल रहा है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड S2, ठीक है, दोनों सरफेसेस से मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, इसका जो रेडियस है वो R है, तो क्लियरली दिख रहा है कि R2 जो है ग्रेटर देन R है एंड R1 जो है लेस देन R। हो गया, सर S1 का म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर so mu naught n pi r1 square negative ठीक है, हमें दिख रहा है ऐसा ही होगा, और अगर हम इधर से खड़े होके देख रहे हैं तो हमारा लूप करंट ऐसा बहता हुआ दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे अंदर की तरफ होगा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड है, तो फर्स्ट वाले के लिए अगर देखेंगे तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही लेंगे,
तो अगर हम phi 1 बोल रहे हैं तो क्या लेंगे, b इंटू पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि म्यू नॉट ni इंटू पाई r1 स्क्वायर। और वही phi 2 लिखेंगे तो बड़ा वाला जो है उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और जितना एरिया में है वही लेंगे, तो इंटू पाई r स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाले के लिए हम ध्यान रहे कि हम पाई r स्क्वायर ले रहे हैं, यानी कि म्यू नॉट ni इंटू पाई r स्क्वायर, r2 हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सर भाई आर से R2, लेकर R2 वाला जो एरिया है उसमें नहीं रहेगा कुछ magnetic field? अच्छा ये R2 है, ये R1 है, हाँ बोलो। सर आर से लेकर R2 वाला जो एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा? आइडियल सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड बोल रहे हैं, आइडियल का बात कर रहे हैं, और आइडियल में हम लोग क्या मानते हैं कि वो सिर्फ अंदर जस्ट ही है। बाहर होता है, क्या, आइडियल बहुत सिर्फ लंबा है, सोलेनोइड के जस्ट बाहर जीरो होता है। जस्ट बाहर भी हम बोलते हैं तो जो लेंथ था उसके लिए, और आइडियल के लिए हम मानते हैं कि जो है वो अंदर ही है, ठीक है। आइडियल या लॉन्ग सोलेनोइड बोल दे तो हमें वही मानना है कि जो भी है वो अंदर ही है, ठीक है। उसके बाहर में हम लोग यस सर। मैग्नेटिक फील्ड नहीं मानते हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में इनटू द प्लेन दे रखा है, ठीक है, ऐसा इनटू द प्लेन है। एक यहाँ पे ऐसा एरिया दे रखा है, दोनों में पॉजिटिव होगा ऊपर वाले में। पॉजिटिव ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, एरिया हम अंदर ही ले ओके, रखे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही। यस यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, स्क्वायर है ऑफ साइड ए, तो फ्लक्स क्या होगा, आ गया। सर एक सो बी ए साइन थीटा। एरिया वेक्टर इधर कहीं आएगा या फिर इनटू द प्लेन लेंगे तो ओपन सर्किट है, ठीक है, तो ओपन यस का है सर, तो ये एरिया ले सकते हैं या फिर अंदर, तो कौन सा कितना एंगल हो जाएगा, ये थीटा है, सर ये लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऑप्टिक एंगल हो जाएगा। हाँ तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आएगा, अंदर लोगे तो भी कितना एंगल हो जाएगा, बोले ये तो एंगल 90 माइनस थीटा दिख रहा है, यस सर, और अंदर की तरफ अगर जा रहा है तो 90 था, 90 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो बी ए कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा ये दिख रहा है, सर इधर से 90 माइनस थीटा, उधर से तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो जाएगा। ये 90 होगा ना पूरा, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा तो 180 माइनस थीटा ही ना होगा। बोलो, नहीं समझ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इस लाइन से ये 90 डिग्री बना रहा है और ये लाइन, ये यहाँ पे हमें 90 माइनस थीटा दिख रहा है, ये 90 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एरिया हो गया, वही चीज है।
हम इधर का Yes, अगर sir. लिए होते तो यहाँ से लिए होते तो ये एंगल थीटा ही दिखता, Yes, sir. तो बी ए कॉस थीटा आता, यहाँ माइनस बी ए कॉस थीटा है। तो डायरेक्शन के कारण प्लस माइनस का फर्क है, मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या आता है, सेम आता। ठीक है, तो कुछ डायरेक्शन का नहीं कहा है तो हम बाहर ही ले लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दे रखा है, बोल रहा है फाइंड चेंज इन फ्लक्स, फाइंड चेंज इन फ्लक्स So एज rate of change in फंक्शन ऑफ, flux. हाँ Rate of change of flux. हाँ वही चेंज इन फ्लक्स, चेंज फंक्शन ऑफ टाइम टी। यहाँ पे जब है ये t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन दे रखा है, ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, So BAV. हम्म BAV. बी ए भी, बस टाइम के Sorry, sir. फंक्शन रिस्पेक्ट में देना है। किसी टाइम टी में इतना अंदर जाएगा, कितना v इंटू टी जाएगा ना, Yes, sir. तो फ्लक्स क्या होगा, b इंटू एरिया, एरिया क्या दिख रहा है इंटू वी टी, ये चेंज इन फ्लक्स है, पहले 0 था अब Yes. इतना आया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इतना दिया गया। कब तक ये रहेगा, जब तक कि टाइम जो है लेस देन एल बाई वी ना हो। B. Yes, sir. ठीक है, अगर टाइम ग्रेटर देन एल बाई वी हो गया तब चेंज इन फ्लक्स क्या रहेगा, So 0. 0 हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स जो रहेगा वो क्या होगा, बी वी ए Yes, sir. बी एल ए, टोटल जब अंदर चला जाएगा तो फ्लक्स हमें बी एल ए दिख रहा है, तो चेंज जो है यानी कि फ्लक्स जो हमें दिखेगा वो बी एल ए दिखेगा, जब पूरा का पूरा अंदर चला गया है तो चेंज इन फ्लक्स हमें 0 दिखेगा। क्लियर है, Yes. So मैंने rate of change of flux निकाला. चेंज इन फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है तो। Okay, sir. ठीक है, जैसे कि हम लोग क्लास 10 में देखे थे कि अगर यहाँ पे एक लूप, ठीक है, ऐसा लूप रखा हुआ है, हम किसी एक मैग्नेट को इसके एक्सिस पे लेट से ऐसा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इधर किसी स्पीड से हम इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होता है याद है, Yes, sir. भगाने या कुछ इसमें जो है राइट साइड में नॉर्थ पोल आ जाएगा और लेफ्ट साइड में साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है, तो इस लूप में क्या होता है कि लूप जो है इसे अपोज करता है, यानी कि मूव इसको नजदीक नहीं आने देगा और इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा जब मैग्नेटिक फील्ड है तो इस लूप का एरिया चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम इसको नजदीक ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बढ़ रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज है टाइमिंग के साथ। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इस लूप के कारण बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऐसा कुछ होता है तो इसमें ऐसा कुछ करंट प्रोड्यूस होता है कि इसके इफेक्ट को चेंज कर सके। तो कैसा होगा, इधर से ऐसा होगा कि इधर हमें नॉर्थ की तरह और इधर साउथ की तरह दिखेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसा कुछ प्रोड्यूस होगा ताकि इस नजदीक आते मैग्नेट को ये रिपेल कर सके। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि जब हम मैग्नेट
को नजदीक ला रहे हैं, तो एरिया तो इसका फिक्स्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको रोक के रखे होते तो करंट नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं या फिर लूप को मूव करेंगे तब भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि इस लूप से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो वेरी कर रहे हैं। कब? जब हम दोनों का बीच में कुछ रिलेटिव मोशन रखे हैं तब, यानी कि दोनों को अगर हम नजदीक ले जाएं दूर ले जाएं, ऐसे केसेस में हमें दिख रहा है कि लूप से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं। इस केस में जो हम गिवन सिचुएशन दे रखे हैं, इसमें हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लूप से बढ़ा रहे हैं, तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है कि इस बढ़ते फील्ड लाइंस को रोक के अपोज करे, ठीक है, रिपेल करे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू लूप इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, और अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो हमें दिख रहा है कि फ्लक्स, फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। थ्रू लूप इंक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जो है हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के यही चीज देख रहे हैं कि अभी तक कि अगर कोई भी हमें लूप कंडक्टिंग लूप दे दे, उसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे भी चेंज करें, या तो एरिया को ही चेंज कर दें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, कांस्टेंट है, इसमें एक एरिया ही रख दें हम ऐसा, और हम इस तरीके से सेट करें हो कि इसका एरिया बढ़ रहा हो घट रहा हो टाइम के साथ, तब भी हम देखेंगे कि इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस दिस एरिया विल बी चेंजिंग विद टाइम। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम देखेंगे कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर लूप रखा हुआ है उसके पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो हमें दिख रहा है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम देखें करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, इसमें कुछ ईएमएफ होगा उसे बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। अब वही इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, उस चीज के लिए फैराडे जो थे बहुत मेहनत की और उसके बाद उन्होंने अपना लॉ दिया। तो वो चीज देखते हैं हम लोग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने बहुत मेहनत करके लॉ दिया, और लॉ इन्होंने दिया और मैग्नेटिक ईएमएफ जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए कि हाँ भाई ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि उन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी लूप रखा हुआ है उसमें से जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो जो होगा वो होगा चेंजिंग फ्लक्स, रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स के बराबर। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट क्या था, induced EMF in the loop due to change in magnetic field। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो या एरिया हो जैसा भी हो, विल बी गिवन बाय E is equal to minus d phi by dt। ठीक है, यानी कि EMF क्या है, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेट, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को बता रहा है। यहाँ जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स current flows
in opposite direction to changing flux। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स का जो भी ओरिएंटेशन होगा, जो भी नेचर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर वाला एक एग्जांपल देखे हैं उससे समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है करंट का डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इस मैग्नेट को इस लूप की तरफ ले जा रहे हैं तो इस लूप से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है तो उसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा जो इस इफेक्ट को अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उस फ्लक्स को घटाने का कोशिश करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करना चाहेगा, तो इसका जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा इस मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक ईएमएफ जो था उसके बारे में इन्होंने बताया कि हाँ भाई ये चीज होता है। ठीक है, यानी कि चेंजिंग फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम हियर, ठीक है, यानी कि हम लोग ये चीज देख सकते हैं फर्स्ट कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहा, ठीक है, किसी भी रीजन कांस्टेंट रहे, भी चेंज ना हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, जैसे भी अगर फ्लक्स कांस्टेंट रह रहा है इसका मतलब ईएमएफ जो है जीरो मिलेगा। ईएमएफ जीरो यानी कि करंट हमें नहीं मिलेगा लूप में। ठीक है, अगर फाई हम जानते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा, यानी कि एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा तीनों उसमें। अगर फाई जो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे मिल सकता है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग हो, ऐसे हो या फंक्शन सर आवाज कट रहा है। तो तो सर कट कट के आ रहा। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं भी आ रहा है। हेलो, यस सर। यहाँ पे जैसे हमने बोला है कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट होने के लिए मैग्नेटिक एरिया और एंगल बिटवीन देम कांस्टेंट होना चाहिए, स्पेयरिंग नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो चेंज हो रहा होगा या एरिया चेंज हो रहा होगा या एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चेंज हो रहा होगा। तीनों में से कोई चेंज हो रहा होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग हो, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से हम प्रोड्यूस करे हो, सोलेनोइड ही है और करंट हम उसमें वेरिंग लगा दें, चेंज हो रहा है, रियोस्टेट के साथ लगा दिए, करंट वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होगा। एरिया वेरी, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में हम अंदर खींच रहे थे तो उसमें हमें दिख रहा था कि एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा था जब इन जा रहा था, तो एरिया वेरी हो रहा था। एंगल वेरी, यानी कि हम किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख के गोल गोल घुमाएं तो एंगल वेरी कर सकते हैं। तो इस केसेस में हमें क्या दिख रहा है कि ईएमएफ नॉन जीरो मिलेगा, यानी कि करंट हमें कुछ मिलेगा, यानी कि जीरो तो नहीं। ठीक है, थर्ड हम देख रहे हैं कि
ईएमएफ जो है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये जो अगर लूप है लेट से, तो लूप है इसका मतलब यही है कि इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो ईएमएफ बोल रहे हैं। इसका कुछ रेजिस्टेंस आर होगा और करंट लेट से ऐसा कुछ बह रहा है। तो यहाँ से अगर आई देना हो तो क्या लिखेंगे, ई बाई आर, यानी कि Yes, माइनस sir. 1/r इंटू डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। ये चीज बोल सकते हैं। हीट Yes, लॉस sir. देना हो तो एस इक्वल That टू is आई स्क्वायर आर टी। RT. अगर कुछ टाइम, ठीक है, तो अगर छोटे से टाइम के लिए पूछेगा तो टी की जगह हम डेल्टा टी यूज कर सकते हैं। इतना बात हमको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद लेंज लॉ है तो अच्छा, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बता सकते हैं टी टाइम में? इंटीग्रेशन आई डी टी। चार्ज फ्लोन इन डेल्टा टी टाइम क्या होता है ये? I integration of I dot dt. डी क्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें माइनस 1/r डी फाई दिख रहा है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो चार्ज पूछेगा तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। आई डी टी होता है, डी क्यू इजकल टू क्या होता है, आई इंटू डी टी। तो आई डी टी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है -1/r, यानी कि हम अगर चार्ज पूछेगा तो इससे आराम से फाइंड कर सकते हो, 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल डिवाइड बाई आर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ Yes, ईएमएफ, sir. डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, ईएमएफ बोलेंगे या फिर करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो हम दो केस ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक लूप है, ठीक है, बोल रहा है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा ऊपर की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये इंक्रीजिंग है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो इसमें जो हाँ, करंट का डायरेक्शन हमें पता करना है कि किधर होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे बताओ? Yes, sir. तो एक तो रूल है, ठीक है, एक जो हम लोग शुरू से लास्ट तक लगाएंगे वो बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ सिर्फ ईएमएफ का डायरेक्शन के लिए क्या देख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं। अगर हम फ्लक्स लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, बी ए थीटा। खैर यहाँ पे थीटा तो 0 है तो कॉस ऑफ 0 हम लिख सकते हैं, यानी कि बी ए मिल रहा है। एरिया तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है यानी कि हमें डेल्टा फाई जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव, Yes, sir. ठीक है। यानी कि हम डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की बात करेंगे तो डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमें मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। ईएमएफ जो होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, यानी कि इसका जो भी ओरिएंटेशन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा हमें, यानी कि ई जो है ये हमें मिल रहा है निगेटिव। तो यहाँ पे हमारा लूप जो है ऐसा है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि हम पॉजिटिव ले रखे हैं, ठीक है। तो इसको अपोज करने के लिए, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक ये जो होना चाहिए ईएमएफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बोलो, करंट इसमें Opposite कैसा बहना downward. चाहिए, ऊपर पॉजिटिव यानी नीचे निगेटिव, यानी कि इस तरीके का ओरिएंटेशन होना चाहिए कि करंट इसमें उल्टा बहे। तो हमारा इस तरीके का कुछ ईएमएफ आएगा कि करंट इधर जाए। तो फिर से रिपीट करिए, हाँ, फिर से रिपीट करिए ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है,
तो अगर हम फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके देखें तो हमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव मिल रहा है। यस सर। ठीक है, ईएमएफ क्या होना चाहिए? नेगेटिव, यानी कि इसका जो रोटेशन का ओरिएंटेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उल्टा, यानी कि जो इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहता है, नेगेटिव है तो। ठीक यस है, सर। तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उस इफेक्ट को ये अपोज करेगा, यानी कि इधर नीचे की तरफ होगा। अगर हम ऊपर पॉजिटिव माने हैं तो नीचे नेगेटिव। ठीक है, यस जैसे सर। एग्जांपल और लेते हैं, बाकी डायरेक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और रूल दूसरा ही पढ़ेंगे। ये एक रूल है, बस लिखा रहता है तो हम बता देते हैं, इसके अलावा और कहीं यूज भी नहीं करोगे। लेंज लॉ पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन के लिए। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया भी इधर ही डायरेक्शन में ले रखे हैं और ये जो है डिक्रीजिंग कर रहा है इस केस में, तो फ्लक्स क्या आएगा बोलो? बी इंटू ए डिक्रीजिंग, तो डेल्टा फाई क्या होगा? ये निगेटिव होगा, Yes, sir. बोलो। तो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो ईएमएफ यानी कि ये निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, निगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव ले रखे हैं तो इसको, ये जो ईएमएफ पॉजिटिव कहने का मतलब ये आ रहा है कि करंट जो होगा विल सपोर्ट डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो करंट इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट ऐसा बहना चाहिए ताकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डिक्रीजिंग को बढ़ाने का कोशिश करे, यानी कि ईएमएफ का अगर हम देखेंगे तो इधर प्लस इधर माइनस में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लेंज लॉ पढ़ते हैं हम लोग। लेंज लॉ एक छोटा सा लॉ है जो बताता है कि भाई इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। ये सारे चीज जो है कंफ्यूजिंग थोड़ा लगते हैं कि फ्लक्स देखो, फ्लक्स का डायरेक्शन देखो, उसमें डायरेक्ट हम लोग ये देखते हैं, वो लॉ ही कहता है कि जो चीज उसे प्रोड्यूस किया है वो उसी के खिलाफ खड़ा रहेगा। ठीक है, नेता वाला हालत करेगा कि पब्लिक उसे चुन के खड़ा करता है, वो पब्लिक का ही नुकसान पहुंचाता है। तो वैसे ही करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा जो अपने इफेक्ट को ही वो खत्म करना चाहे, जिस इफेक्ट की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसी चीज को वो खत्म करेगा, यानी कि करंट इंड्यूस विल अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ये लेंज लॉ होगा। उसको हम कैसे देखेंगे तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, आज टाइम बचा है नहीं, समझने में ही खत्म हो जाएगा लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट शायद लिखवा इतना ही रहने दीजिए। दे रहे हैं। हाँ, यस सर। क्या तो स्टेटमेंट लिखवा दीजिए लॉ का। स्टेटमेंट? ठीक है, तो फॉर डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के लिए हम लोग देखेंगे तो लेंज लॉ यूज करेंगे। ठीक है, और लेंज लॉ क्या है? तो ये कहता है कि करंट इंड्यूस्ड इन लूप ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स will be such that it will oppose the cause which has produced it। ठीक है, it will oppose the cause which has produced it, यानी कि जो कुछ उसे प्रोड्यूस करा है उसे ही अपोज करेगा। ठीक है, जिस रीजन से ये प्रोड्यूस हो रहा है उस रीजन को ये अपोज करना चाहेगा। जैसे कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन के लिए ही हम समझा देते हैं यहाँ पे।
फर्स्ट वाले केस में हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है, यानी कि फ्लक्स उसी की वजह से चेंजिंग है, यानी कि इस वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी कि जो बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है उसे वो घटाने का कोशिश करेगा। तो घटाने का कोशिश करेगा, ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें फिगर में दिख भी रहा है कि इधर से करंट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दिख रहा है? राइट हैंड रूल से यस यूज सर। कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसे खाना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है। जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी उसी इंक्रीजिंग फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसे ही वो खत्म करना चाह रहा है। सेकेंड फिगर में ध्यान से देखते हैं तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन घट रहा है। इस घटते मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ये जो है करंट प्रोड्यूस होगा उसे घटने नहीं देगा, यानी कि उसे और बढ़ाना चाहेगा। इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इस घटते मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहे। तो उसके लिए हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन इस वजह ऐसा होगा, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ आएगा और उस घटते मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। क्लियर है? कोई यस दिक्कत? सर। यस सर। ठीक है, तो इसी चीज पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डायरेक्शन फाइंड करके सीखेंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक है, फिर और डायरेक्शन निकालना सीख जाएंगे तो फिर से फैराडे लॉ यूज करेंगे कि ईएमएफ फाइंड करेंगे। करंट का डायरेक्शन तो पता रहेगा, यानी कि सर्किट सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सबको। थैंक यू सर।